नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 24 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, शिमला पुलिस की बड़ी कामयाबी, पाक बॉर्डर से पकड़ा चिट्टा तस्कर। समाचार नंबर 2, देहरा में बनेगी अत्याधुनिक जेल, धर्मशाला कारावास अपनी क्षमता से ज्यादा कैदियों का झेल रहा बोझ। समाचार नंबर 3, 450 मेगावाट बिजली बाहर कैसे निकालें, किन्नौर में शोंगटोंग प्रोजेक्ट के लिए नई समस्या। समाचार नंबर 4, जुजुराना की परवरिश करेगा विभाग, जून में अंडों से बाहर आएंगे बच्चे, दिसंबर में जंगल में छोड़ेंगे। समाचार नंबर 5, शून्यकाल में जनहित से जुड़ी जरूरी जानकारियां मिलती हैं। समाचार नंबर 6, हिमाचल में घटे सड़क हादसे, 19% कम हुई मृत्यु दर। समाचार नंबर 7, 50 साल का सफर पूरा, जश्न मनाएगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। समाचार नंबर 8, पहले दोस्ती फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। समाचार नंबर 9, पुलिस पूछताछ में प्रवासी महिला ने खोला मुंह, यह है मामला। समाचार नंबर 1, शिमला पुलिस की बड़ी कामयाबी, पाक बॉर्डर से पकड़ा चिट्टा तस्कर। हिमाचल में पहुंची चिट्टा तस्करी के तार अब पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। एसपी संजीव गांधी की अध्यक्षता में पुलिस टीम ने पाकिस्तान बॉर्डर से आने वाली हेरोइन चिट्टा के तस्कर गुरमीत उर्फ गुरी को पाकिस्तान के साथ लगते फिरोजपुर के हुसैनवाला बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। शिमला पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा जिला में बाहरी क्षेत्रों से आने वाली चिट्टा तस्करी के मुख्य नेटवर्क्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसमें एक नेटवर्क में भारत पाकिस्तान सीमा से चिट्टा की तस्करी करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी को हुसैनवाला बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। चिट्टा तस्करी में गुरमीत गैंग के 2 तस्करों से पंजाब पुलिस ने 2 किलो चिट्टा पकड़ा है। गुरमीत उर्फ गुरी के 2 साथी भुटा सिंह और गुरप्रीत सिंह गोपी दोनों चिट्टा तस्करी के आरोप में मलनवाला पुलिस थाना में बंद हैं। शिमला पुलिस ने शाह गैंग के बाद अब गुरमीत गैंग का भंडाफोड़ किया है। चिट्टा तस्करी में शामिल युवाओं से लेकर अधिकारियों को शिमला पुलिस ढूंढकर खदेड़ रही है। एसपी संजीव गांधी के नेतृत्व में शिमला पुलिस ने राधे गैंग, रंजन गैंग, शाही महात्मा, शाह गैंग और अब गुरमीत गैंग का भंडाफोड़ किया है। एएसपी शिमला रतन नेगी ने बताया कि गुरमीत एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी का सरगना है, जो नापाक गतिविधियों का नेटवर्क चला रहा था। उसे शिमला पुलिस ने पाकिस्तान के साथ लगते हुसैनवाला बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि चिट्टा तस्करी का आरोपी गुरमीत उर्फ गुरी पिछले कई महीनों से शिमला और आसपास के इलाकों में चिट्टे की आपूर्ति कर रहा था। गुरमीत उर्फ गुरी ठियोग में कपड़े की दुकान करता था। लॉकडाउन के बाद वह पंजाब वापस लौट गया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने फरीदकोट जिला के साटिक में जमीन बेचकर शिमला में चिट्टे की तस्करी शुरू कर दी। शिमला पुलिस आरोपी गुरमीत उर्फ गुरी के बैंक खातों की डिटेल के साथ आरोपी की सीडीआर डिटेल भी खंगाल रही है। नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि गुरमीत को फिरोजपुर के हुसैनवाला बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के मनी ट्रेल भी खंगाल रही है। आरोपी के बैंक खातों की जांच में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। नशा तस्करों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। शिमला पुलिस उन लोगों की जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करेगी जो नारकोटिक्स अपराधों के तहत अपराध दोहरा रहे हैं। ये बार बार अपराध करने वाले लोग जमानत पर बाहर आने पर बड़े सुपर स्प्रेडर बन गए हैं। समाचार नंबर 2, देहरा में बनेगी अत्याधुनिक जेल, धर्मशाला कारावास अपनी क्षमता से ज्यादा कैदियों का झेल रहा बोझ। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के देहरा में 150 कनाल भूमि में केंद्र सरकार की ओर से अत्याधुनिक जेल का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र सराह में भूमि देखी गई थी, लेकिन जरूरत के मुताबिक भूमि न मिलने पर योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी। अब देहरा में करीब 150 कनाल भूमि चिन्हित की गई है, जिसे जल्द ही फाइनल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मौजूदा समय में धर्मशाला जेल अपनी क्षमता से 100 से अधिक कैदियों का बोझ झेल रही है। अब भूमि फाइनल होने पर राज्य सरकार की ओर से प्रपोजल बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा।
देश भर सहित हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से अत्याधुनिक जेलें निर्मित किए जाने की योजना बनाई गई है। इसमें पुराने ढर्रे में चल रही जेलों के बजाय अब सुधार गृह की तर्ज पर 150 कनाल भूमि में एक जेल निर्मित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत केंद्र सरकार की ओर से आगामी 15 वर्षों को ध्यान में रखते हुए जेलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सबसे बड़े जिला कांगड़ा की लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त गृह सुधार कांगड़ा स्थित धर्मशाला के लिए देहरा में जमीन चिन्हित की गई है। अब जल्द ही इसे फाइनल कर सेंटर को प्रपोजल भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले धर्मशाला के साथ लगते सराह में भी जेल के लिए भूमि देखी गई थी, लेकिन वह प्रपोजल सिरे नहीं चढ़ पाया है। अब देहरा में जमीन फाइनल होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से नई अत्याधुनिक जेल के निर्माण के लिए करोड़ों का बजट प्रदान किया जाएगा। इससे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी कैदियों के जीवन में सुधार लाने, उन्हें जीवन यापन सहित जेल में ही स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़े के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आगामी 15 वर्षों तक जेलों में रहने वाले कैदियों व आने वाले बदलावों के तहत उनके जीवन यापन की व्यवस्था जेल में सही प्रकार से की जा सके। इसमें अहम है कि पूर्व में चल रही धर्मशाला जेल में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की बजाय बड़े स्तर की जेल अलग से ही निर्मित की जाएगी। HDM जमीन फाइनल होते ही शुरू होगा निर्माण। लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह के अधीक्षक जेल विकास भटनागर ने बताया कि केंद्र की ओर से नई जेल निर्मित किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रपोजल मिला है। इसके लिए देहरा में जमीन चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जमीन फाइनल होने के बाद देहरा में अत्याधुनिक जेल का निर्माण किया जाएगा। समाचार नंबर 3, 450 मेगावाट बिजली बाहर कैसे निकाले? किन्नौर में शोंगटोंग प्रोजेक्ट के लिए नई समस्या। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बन रही सरकारी की शोंगटोंग बिजली परियोजना से बिजली को बाहर निकालने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यहाँ पर अभी तक ट्रांसमिशन लाइन का काम पूरा हो जाना चाहिए था, मगर हैरानी है कि अब तक काम शुरू ही नहीं हुआ। इस पर काम किया भी जाएगा, यह भी तय नहीं है। इसको लेकर अधिकारियों में कशमकश चल रही है और ऊर्जा सचिव ने 2 एजेंसियों के अफसरों के साथ इस पर चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार शोंगटोंग बिजली परियोजना के निर्माण का टारगेट अगले साल 2026 का रखा गया है। यह प्रोजेक्ट पहले ही देरी से बन रहा है, मगर इस पर अब समस्या यहाँ की उत्पादित बिजली को बाहर निकालने की है, जिसके लिए बड़ी ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार की सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी को यह काम करना था, मगर अभी तक उसने इस पर काम शुरू नहीं किया है। अब पता चला है कि प्रदेश के ऊर्जा सचिव राकेश कंवर ने 2 दिन पहले इस मामले को लेकर प्रदेश पावर कारपोरेशन और प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ बातचीत की है। इस दौरान ट्रांसमिशन कारपोरेशन ने बताया है कि उसके पास जो लाइन है उससे कुछ हद तक काम चल सकता है, लेकिन इसे भी सुदृढ़ करना होगा। यह केवल अंतरिम अरेंजमेंट हो सकता है, मगर 450 मेगावाट रोजाना की बिजली को बाहर निकालने के लिए नई और बड़ी ट्रांसमिशन की जरूरत है। लिहाजा अब तय किया गया है कि केंद्रीय एजेंसी के साथ बातचीत की जाए। अभी जो पहले से यहाँ परियोजनाएं हैं, उनकी ट्रांसमिशन लाइन का अंतरिम रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर यह काफी नहीं होगा। शोंगटोंग परियोजना पहले से ही देरी से तैयार हो रही है। बाह्य वित्त एजेंसी के माध्यम से इसके लिए लोन लिया गया है और प्रोजेक्ट में देरी से लोन का ब्याज भी लगातार बढ़ रहा है। यह पैसा पावर कारपोरेशन को चुकता करना है। ऐसे में शोंगटोंग परियोजना उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार ने कंपनी को नवंबर 2026 तक दी है एक्सटेंशन। इस परियोजना का निर्माण पटेल इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है। उसके साथ कई मामलों को लेकर पहले से विवाद चल रहा है और अब सरकार ने उसे नवंबर 2026 तक एक्सटेंशन दी है। बार बार उसे एक्सटेंशन दी जा रही है, जिसे लेकर विपक्ष भी कई बार सवाल उठा चुका है। फिलहाल परियोजना अगले साल बनकर तैयार हो जाए तो सरकार के लिए बड़ी फायदेमंद होगी, जिससे प्रदेश की ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। समाचार नंबर 4, जुजुराना की परवरिश करेगा विभाग। जून में अंडों से बाहर आएंगे बच्चे, दिसंबर में जंगल में छोड़ेंगे। हिमाचल में देश के इकलौते ब्रीडिंग सेंटर में वन्य प्राणी विभाग 10 जुजुराना की परवरिश करेगा। मार्च और अप्रैल माह में केंद्र में ब्रीडिंग शुरू होगी। ब्रीडिंग के बाद जून में अंडों से बच्चे बाहर आएंगे और इन्हें परवरिश देकर दिसंबर के बाद फिर से जंगल में छोड़ा जाएगा।
देश भर के इकलौते ब्रीडिंग सेंटर में इस समय 48 जोड़े हैं। वन विभाग के मुखिया प्रधान मुख्य अरण्यपाल अमिताभ गौतम ने इस केंद्र का दौरा किया है और सुधार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 1987 में वन्य प्राणी विभाग ने सराहन में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की थी। 2007 में तीसरी वन्य बोर्ड की बैठक में पश्चिमी ट्रैगोपैन जुजराना को हिमाचल का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसके बाद सेंटर जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रेस्क्यू सेंटर को जुजुराना प्रजनन केंद्र में बदलने की मंजूरी दे दी थी और तब से यहां लगातार जुजुराना की प्रजाति को बचाने पर काम चल रहा है। खास बात यह है कि समूचे देश में जुजुराना का दूसरा कोई भी प्रजनन केंद्र नहीं है। जुजुराना की आबादी बढ़ाने और उनकी जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए प्रजनन केंद्र में जोड़ों को रखा जा रहा है। इस दौरान एक मादा जुजुराना सीजन में 2 से 5 अंडे देती है और वन्य प्राणी विभाग इनकी देखरेख कर बच्चों के पालन पोषण के बाद उन्हें अलग अलग जंगलों में छोड़ रहा है। इस मौके पर भारतीय वन सेवा अधिकारी उप अरण्यपाल अशोक नेगी ने जुजुराना प्रजनन केंद्र में गत वर्षों के अंतर्गत प्राप्त की गई विभिन्न सफलताओं और उपलब्धियों से सभी को अवगत करवाया। वन विभाग के मुखिया प्रधान मुख्य अरण्यपाल अमिताभ गौतम ने वन वृत्त शिमला में किए जा विभिन्न कार्यों की सराहना की है। समाचार नंबर 5। शून्यकाल में जनहित से जुड़ी जरूरी जानकारियां मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति सभापति संजय रतन ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ संवाद के दौरान कहा कि विधानसभा में पिछले सत्र से शून्यकाल भी आरंभ किया गया है। इससे सदस्यों को जनहित में जरूरी सूचनाओं की जानकारी हासिल करने में सहायता मिलेगी। संजय रतन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पास शिमला व तपोवन धर्मशाला में 2 विधानसभा भवन हैं, जहां पर विधानसभा सत्रों का आयोजन किया जाता है। संजय रतन ने कहा कि बजट सत्र तथा मानसून सत्र शिमला विधानसभा भवन तथा शीतकालीन सत्र तपोवन धर्मशाला विधानसभा भवन में आयोजित किया जाता है। समिति अपने दौरे को आगे बढ़ाते हुए रविवार को पश्चिम बंगाल राज्य पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति आजकल 7 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के अध्ययन प्रवास पर है। समिति सभापति संजय रतन की अध्यक्षता में 20 फरवरी को शिमला से रवाना हुई और 1 मार्च तक इन राज्यों के अध्ययन प्रवास पर रहेगी। समिति इस दौरान कई रमणीय स्थलों का दौरा भी करेगी। समिति में माननीय सदस्य कुलदीप सिंह राठौर, प्रकाश राणा, विवेक शर्मा, लोकेंद्र कुमार और सुदर्शन सिंह शामिल हैं। समिति के साथ उपसचिव विधानसभा राकेश ठाकुर भी समिति के कार्य की देखरेख में गए हैं। समिति शनिवार को बिहार विधानसभा पहुंची तथा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव के साथ उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर पिछले महीने बिहार विधानसभा में आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के सफल आयोजन पर चर्चा की, जिसमें हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी भाग लिया था। नंद किशोर यादव माननीय सदस्यों को बिहार विधानसभा सदन भी ले गए। समाचार नंबर 6। हिमाचल में घटे सड़क हादसे 19% कम हुई मृत्यु दर। हिमाचल प्रदेश में 1 से 31 जनवरी के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 2024 की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि दुर्घटनाओं की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो राज्य भर में लागू किए गए विभिन्न सड़क सुरक्षा उपायों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। 2024 के जनवरी माह कुल 178 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं। इसके विपरीत 2025 में इसी अवधि में यह संख्या घटकर 144 रह गई, जो एक सराहनीय सुधार है। प्रदेश में जनवरी माह में 19.10% कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा 2024 के जनवरी माह में सड़क दुर्घटनाओं में 66 लोगों की मौत हुई थी। इसके विपरीत 2025 में इसी अवधि में यह संख्या घटकर 58 रह गई। सड़क हादसों में मृत्यु दर में 12.12% की कमी आई है। वहीं 2024 के जनवरी माह कुल सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या 315 दर्ज की गई थी। इसके विपरीत 2025 में इसी अवधि में यह संख्या घटकर 172 रह गई है। सड़क हादसों में घायलों की संख्या में 45.7% की कमी आई है। जागरूकता अभियानों से कम हुए हादसे।
एआईजी ट्रैफिक टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस विनोद कुमार ने बताया कि सार्वजनिक जागरूकता अभियानों ने भी सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। इन अभियानों ने ड्राइवरों को तेज गति, नशे में गाड़ी चलाने और अन्य जोखिमपूर्ण व्यवहारों के खतरों के बारे में जागरूक किया है। पुलिस, सरकारी एजेंसियों और जनता के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में सफलता मिली है। हिमाचल प्रदेश पुलिस आने वाले महीनों में सड़क दुर्घटनाओं को और कम करने और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किस जिला में कितने सड़क हादसे? प्रदेश के चंबा जिला में जनवरी माह में 5 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत और 2 लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस जिला नूरपुर में जनवरी माह में 4 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस जिला देहरा में जनवरी माह में 5 सड़क हादसों में 1 की मौत और 6 लोगों को चोटें आई हैं। कांगड़ा जिला में जनवरी माह में 8 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए हैं। ऊना जिला में जनवरी माह में 12 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत और 16 लोगों को चोटें आई हैं। हमीरपुर जिला में जनवरी माह में 8 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत और 7 लोगों को चोटें आई हैं। बिलासपुर जिला में जनवरी माह में 12 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हुए हैं। पुलिस जिला बद्दी में जनवरी माह में 9 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत और 7 लोगों को चोटें आई हैं। सोलन जिला में जनवरी माह में 9 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत और 12 लोगों को चोटें आई हैं। सिरमौर जिला में जनवरी माह में 20 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत और 31 लोग घायल हुए हैं। मंडी जिला में जनवरी माह में 14 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत और 16 लोगों को चोटें आई हैं। शिमला जिला में जनवरी माह में 20 सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत और 25 लोगों को चोटें आई हैं। किन्नौर जिला में जनवरी माह में 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए हैं। कुल्लू जिला में जनवरी माह में 16 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत और 18 लोगों को चोटें आई हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति जिला में जनवरी माह में कोई सड़क हादसा नहीं हुआ है। समाचार नंबर 7। 50 साल का सफर पूरा, जश्न मनाएगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला में एक भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी में है। प्रदूषण बोर्ड का 50 साल का सफर पूरा हुआ है, जिस पर उसने पहले धर्मशाला में अपना सालाना कैलेंडर लॉन्च किया था, मगर अब औपचारिक रूप से शिमला में वह एक कार्यक्रम करना चाहता है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बुलाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अवसर पर अपनी एक कॉफी टेबल बुक को भी लॉन्च करेगा, जिसमें उसके 50 साल के सफर का उल्लेख होगा। बताया जा रहा है कि इस कॉफी टेबल बुक में प्रदूषण बोर्ड के पूर्व में रहे सदस्य सचिवों के लेख शामिल किए गए हैं। वहीं बोर्ड के जो पहले कर्मचारी थे, उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा। बोर्ड की अब तक की उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा इस बुक में होगा। इसके साथ पूरे साल भर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा जो प्रदूषण बोर्ड ने तैयार कर रखी है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। इससे पहले एक कैलेंडर उसने जारी किया है, जिसमें इन गतिविधियों का उल्लेख है। यहाँ पर साइंस डे भी मनाया जाना है और हो सकता है कि उस कार्यक्रम में ही प्रदूषण बोर्ड अपना कार्यक्रम भी करे। 50 साल के जश्न की तैयारियों को लेकर प्रदूषण बोर्ड प्रबंधन ने चर्चा कर ली है, जिसमें अब केवल मुख्यमंत्री से समय मिलने का इंतजार है। बोर्ड के पास प्रदेश में स्वच्छ वातावरण को सुनिश्चित बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को यहाँ पर सख्ती से लागू किया जा रहा है। कुछ शहरों में आबोहवा पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी, मगर अब वहाँ पर भी वायुमंडल साफ है। प्रदूषण बोर्ड यहाँ उद्योग क्षेत्रों में ज्यादा सख्ती अपना रहा है, जिसको लेकर हाई कोर्ट से भी समय समय पर निर्देश जारी होते रहते हैं। अब तक प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए बोर्ड के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी वह अपने इस कार्यक्रम में देगा और भविष्य की योजनाओं को भी बताया जाएगा। मुलाजिमों को उम्मीद। कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि उनकी बची हुई मांगों को पूरा करने के लिए इसी कार्यक्रम में सरकार कोई न कोई घोषणा करेगी। वैसे दीपावली के मौके पर उन्हें एरियर दिए जाने की बात कही गई थी, मगर वह नहीं मिला, क्योंकि अभी दूसरे कर्मचारियों को भी नहीं दिया गया है। हालांकि बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी कार्यप्रणाली सरकार से जुड़ी नहीं है। खुद बोर्ड अपनी इनकम को जनरेट करता है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें कोई वित्तीय लाभ जारी करने के आदेश हो जाएं। वहीं
इस कार्यक्रम को लेकर बोर्ड की तैयारियां चल रही हैं, मगर अभी इसकी तारीख तय नहीं है। समाचार नंबर 8। पहले दोस्ती फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। नालागढ़ में एक युवती से दुराचार कर उसे गर्भवती करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी इशाक अली को कोर्ट से 3 दिन के पुलिस रिमांड भेज दिया गया है। बता दें कि लव जिहाद के इस कथित मामले में आरोपी को बीते शनिवार चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, जिसे रविवार को नलाग स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया हुआ है। आज इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता को लेकर छानबीन शुरू कर दी है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने पहले खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हो गई तो उसे मारपीट करने लगा। वर्ष 2023 से एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था, जिसने अपना नाम ईशु बताया था। उसने मोबाइल व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजकर बातचीत शुरू की। शुरू में वह स्वयं को हिंदू बताता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि उसका असली नाम इशाक अली है। अगस्त 2024 में युवती के पिता का निधन हो गया, जिससे वह अकेली हो गई थी। आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा दिया और दुराचार किया। पीड़िता ने आरोपी व उसके साथियों पर नशे की तस्करी सहित अवैध हथियार रखने और धमकाने के आरोप भी जड़े हैं। एसपी अशोक वर्मा ने बताया कि आरोपी को रविवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस इस मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। एसआईटी कर रही जांच। पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए बाकायदा एक विशेष अन्वेषण इकाई का गठन किया गया, जिसमें साइबर सेल व सीसीटीवी इकाई के सदस्य भी शामिल हैं। इशाक अली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। समाचार नंबर 9। पुलिस पूछताछ में प्रवासी महिला ने खोला मुंह। यह है मामला। हरियाणा के सरकारी अस्पताल पंचकूला से चोरी नवजात के प्रदेश के सुंदरनगर डैहर क्षेत्र से बरामद होने मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा पकड़ी गई महिला से गहनता से पूछताछ की, जिसमें महिला ने बच्चे को केवल पालने की इच्छा से चुराए जाने की बात कबूली। इस चोरी की वारदात को महिला के प्रेमी और पूर्व प्रेमी, जो उसी के गांव मुरादाबाद यूपी के निवासी है, द्वारा अंजाम दिया गया था और बच्चे को चुराने उपरांत महिला को सौंप दिया था। महिला की शिनाख्त पर दोनों गिरीश और अजय को हरियाणा पुलिस की पंचकूला चौकी सेक्टर 1 की टीम द्वारा मनी माजरा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत और महिला को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि महिला की बच्चे को पालने की इच्छा पूरी करने हेतु वर्तमान प्रेमी और पूर्व प्रेमी ने सरकारी अस्पताल पंचकूला से नवजात को चुराया था और महिला के सपुर्द किया था। पुलिस ने नवजात चोरी होने का मामला सामने आने के बाद संदिग्ध तीनों लोगों के मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल हिस्ट्री को खंगाला गया, जिसके बाद हिमाचल की लोकेशन मिली और पुलिस ने महिला को बच्चे सहित सुंदरनगर के डैहर से धर दबोचा। पंचकूला चौकी इंचार्ज सेक्टर 1 के सब इंस्पेक्टर राम मेहर ने बताया कि आरोपी महिला ने प्राथमिक पूछताछ में नवजात को चोरी करने की बात कबूली है। दोनों आरोपी युवकों को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत और महिला को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। मामले में आगामी जांच जारी है। नवजात को गोद में लेकर खुशी में रोने लगे माता पिता। 7 दिनों के नवजात बच्चे को खोने के बाद खाली हुई मां की गोद में जैसे ही सब इंस्पेक्टर राम मेहर ने नवजात को सौंपा, मानो धरती अंबर एक दूसरे से मिले हो जैसे नजारा देखने को मिला, जहां एक तरफ माता पिता नवजात के सकुशल घर वापसी पर खुशी से बिलखबिलख रोने लगे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।